एक मछुआरा जिसका नाम सार्क्यूज है अपनी जाल पानी में चला रहा होता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अपने जाल में एक औरत को फंसा लिया है। करीब से देखने पर पता चलता है कि वो औरत जिंदा है। सार्क्यूज उसे जाल से निकालता है और उसे मुंह से सांस देकर होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो होश में आती है, सार्क्यूज उसे बताता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वो कहती है कि उसे पूरा यकीन था कि वो मर चुकी थी। सार्क्यूज उसे एक कंबल देता है ताकि वो गर्म हो सके और कहता है कि उसे अस्पताल ले जाएगा, लेकिन वो अस्पताल जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो ठीक है। सार्क्यूज जोर डालता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मगर वो किसी से मिलने से मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है और वो छिप जाती है ताकि नाव में बैठे लोग उसे न देख सके। सार्क्यूज उससे नाम पूछता है, मगर वो कहती है कि उसे याद नहीं। सार्क्यूज सोचता है कि शायद उसके सिर पर चोट लगी होगी और वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। फिर वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि लोग उसे सर्कस बुलाते हैं, मजाक में, जैसे वो कोई जोकर हो। उसे समझ आता है कि वो औरत किसी से छिपना चाहती है, इसलिए वो उसे अपनी मां के पुराने और खाली पड़े घर में ले आता है जो एक सुनसान जगह पर है। सार्क्यूज उसे अपना लंच देता है और पूछता है कि क्या वो अकेले ठीक रहेगी, क्योंकि उसे कहीं जाना है। औरत कहती है कि वो ठीक रहेगी, जो सार्क्यूज को थोड़ा हैरान करता है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। इसके बाद सार्क्यूज अपने पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है ताकि अपनी बेटी एनी को उसके डायलिसिस अपॉइंटमेंट के लिए ले जा सके। एनी की हालत ठीक नहीं है और सार्क्यूज उसे गोद में उठाकर ले जाता है। वो एनी से पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या शानदार हुआ है। एनी पूछती है कि वो हमेशा ऐसा क्यों पूछता है। सार्क्यूज जवाब देता है कि वो हर समय कुछ अजीब या शानदार होने की उम्मीद करता है। डायलिसिस के दौरान एनी सार्क्यूज से एक कहानी सुनाने को कहती है, तो सार्क्यूज उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा था। एनी उससे पूछती है कि वो औरत कौन थी, कोई जलपरी या कोई सेल्की। सार्क्यूज कहता है कि वो ठीक से नहीं कह सकता। बाद में सार्क्यूज एनी के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लाता है ताकि वो आसानी से घूम सके। फिर वो एनी को घर छोड़ता है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अभी तक डॉक्टर को कोई मैच नहीं मिला है। सार्क्यूज वापस उस रहस्यमयी औरत के पास पहुंचता है और उसे देखकर हैरान होता है कि वो अब भी वही है। वो पूछती है कि सार्क्यूज को इतनी हैरानी क्यों हो रही है, तो सार्क्यूज जवाब देता है कि उसे आधा यकीन था कि ये सब एक सपना था। सार्क्यूज अपनी नाव में मछली पकड़ने के लिए उतरता है और वो औरत उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ आ सकती है। पहले तो सार्क्यूज कहता है कि मछली पकड़ने की नाव में औरत का होना अपशकुन माना जाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और उसे साथ ले जाता है। सार्क्यूज को हमेशा की तरह मछली पकड़ने में दिक्कत हो रही होती है। वो औरत से उसका नाम पूछता है और वो कहती है कि वो उसे ऑनडाइन कह सकता है। सार्क्यूज उससे ऑनडाइन के मतलब के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि ये एक ऐसी औरत का नाम है जो समंदर से आई थी। फिर वो एक अजनबी भाषा में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है और जैसे ही सार्क्यूज अपना जाल ऊपर खींचता है, उसे कुछ लॉबस्टर, समुद्री झींगा मिलते हैं। सार्क्यूज को ये बात अजीब लगती है। वो एक और जाल फेंकता है और जब ऑनडाइन गाना गाने लगती है तो सार्क्यूज जाल खींचता है और उसमें फिर से कई लॉबस्टर फंसे मिलते हैं। सार्क्यूज को यकीन हो जाता है कि वो औरत उसके लिए गुड लक लाती है। वो ऑनडाइन को झींगों के पंजे बांधना सिखाता है। ऑनडाइन पूछती है कि क्या वो आमतौर पर इतनी मछलियां पकड़ता है, तो सार्क्यूज कहता है कि ये कभी कभार ही होता है। फिर सार्क्यूज कहता है कि वो ये लॉबस्टर शहर में बेचने जाएगा और ऑनडाइन को उसके गाने का हिस्सा मिलेगा। ऑनडाइन कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो किसी को खुद को दिखाना नहीं चाहती। सार्क्यूज कहता है कि वो उसे देख चुका है, लेकिन ऑनडाइन जवाब देती है कि सार्क्यूज ही एकमात्र इंसान है जिसे उसे देखने की इजाजत है। सार्क्यूज सारे लॉबस्टर बेच देता है और उससे मिले पैसे से ओंडीन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। वो कुछ औरतों का अंडरवियर भी चुरा लेता है। फिर वो एनी से स्कूल में मिलने आता है और वो कहानी आगे बताता है जो उसने डायलिसिस के दौरान उसे सुनाई थी। वो कहता है कि समंदर से आई एक रहस्यमयी औरत एक अनजानी भाषा में गाती है
जिससे सारे लॉबस्टर पास आ जाते हैं और मछुआरा उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। एनी कहती है कि वो औरत यकीनन एक सेल्की है, यानी एक पौराणिक प्राणी जो आधी औरत और आधी सील होती है, और जब जमीन पर आती है तो अपनी सील वाली खाल उतार देती है। वो जो गाना गाती है असल में वो एक तरह का कम्युनिकेशन है जिससे वो बाकी समुद्री जीवों से बात करती है। फिर एनी उससे पूछती है कि उस कहानी में मछुआरा कौन है। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो मछुआरा वही है, उसने ये कहानी उसके लिए बनाई है। एनी को उस पर यकीन नहीं होता और जैसे ही वो वहां से चला जाता है वो उसका पीछा करती है। साइराक्यूज अपनी मां के घर पहुंचता है और देखता है कि ओंडीन उसकी मां के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है। उसे ठीक से लेस बांधना भी नहीं आता, जो उसे अजीब लगता है। फिर वो उसे वो ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी और ओंडीन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे किस करती है। साइराक्यूज उससे पूछता है कि वो कितने दिनों तक रुकने वाली है, तो ओंडीन जवाब देती है कि ये उस पर निर्भर करता है। वो कहता है कि अगर उस पर है तो वो हमेशा रह सकती है। इस बीच एनी चोरी छिपे ये सब देख रही होती है। फिर वो जाकर सेल्की के बारे में और जानकारी जुटाने का सोचती है ताकि पता कर सके कि आखिर माजरा क्या है। साइराक्यूज चर्च पहुंचता है और अपने गुनाह कबूल करता है। वो पादरी को बताता है कि वो शराबी था, लेकिन पिछले 2 सालों से उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन उसकी बीवी अभी भी शराब पीती है और वो अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से दूर करना चाहता है। पादरी कहता है कि वो दोनों को एक काउंसलर से मिलवा सकता है, पर साइराक्यूज को ये मंजूर नहीं होता। वो ये भी कबूल करता है कि उसने कुछ औरतों का अंडरवियर चुराया है, जिस पर पादरी कहता है कि उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। साइराक्यूज कहता है कि बात वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहा है और फिर उसे ओंडीन के बारे में बताता है। पादरी उससे पूछता है कि वो ओंडीन को कहाँ रख रहा है, पर साइराक्यूज ये बताने से इनकार कर देता है। पादरी उससे कहता है कि अगर कुछ और भी होता है तो उसे जरूर बताएं। ओंडीन वो अंडरवियर ट्राई करती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि तैरते वक्त वो इन्हें नहीं पहनेगी। जब वो पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं होती है। एनी कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि उसके पापा ने ये कहानी नहीं बनाई है और ओंडीन एक असली सेल्की है। ओंडीन समझ जाती है कि एनी साइराक्यूज की बेटी है। एनी उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई जादुई ताकतें हैं और क्या वो उसे ठीक कर सकती है। ओंडीन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो एनी बताती है कि उसे किडनी फेलियर है। एनी देखती है कि ओंडीन को ठंड लग रही है और वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्की पानी के नीचे की दुनिया में रहने वाले होते हैं। ओंडीन कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बात कर रही है, लेकिन एनी कहती है कि उसने सारी रिसर्च कर ली है, तो बेहतर यही है कि वो दोनों एक दूसरे से झूठ ना बोले। वो कहती है कि सेल्की जमीन पर 7 साल तक रह सकते हैं अगर वो अपनी सील वाली खाल कहीं गाड़ दे, और इस दौरान वो 7 आंसू गिराएंगे। इस दौरान वो किसी जमीनी इंसान के साथ अनचाही खुशी पा सकते हैं। एनी जाने लगती है और ओंडीन उसे किस करके कहती है कि वो उससे फिर मिलने का इंतजार करेगी। एनी नोटिस करती है कि उसकी गाल पर नमी है, मतलब ओंडीन के साथ आंसुओं में से एक आंसू गिर चुका है। सिराक्यूज लाइब्रेरी पहुंचता है जहां वो सेल्कीज के बारे में किताबें लेना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी पहले ही सारी किताबें ले चुकी है। सिराक्यूज ओंडीन को फिर से फिशिंग पे चलने का ऑफर करता है। ओंडीन कहती है कि वो तभी चलेगी अगर सिराक्यूज वादा करे कि सिर्फ वही उसे देखेगा। सिराक्यूज वादा करता है। जैसे ही वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं, फिशरमैन पेट्रोल उनके पास से गुजरता है और ओंडीन छुप जाती है। वो अपने पैरों से नाव चला रही होती है और सिराक्यूज को ये देख के थोड़ी अजीब सी खुशी होती है। मतवारों के भी अजीब शौक होते हैं। ओंडीन फिर से गाना गाती है और सिराक्यूज ढेर सारी सैल्मन मछलियां पकड़ लेता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ट्रॉलिंग करके ये मछलियां पकड़ी है और सैल्मन को पकड़ने के लिए आमतौर पर गिल नेट की जरूरत होती है। फिशरमैन पेट्रोल वाले सिराक्यूज की नाव पे आकर चेक करते हैं कि उसने इतनी सैल्मन कैसे पकड़ी। वो उसके गिल नेट की जांच करते हैं कि वो गीला तो नहीं है, और इसी दौरान वो ओंडीन को छुपा हुआ देख लेते हैं। वो कहते हैं नाव में लड़की है। सिराक्यूज पूछता है तो क्या ये गैर कानूनी है? वो जवाब देते हैं नहीं, लेकिन अजीब है। फिर वो चले जाते हैं और ओंडीन समझ जाती है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, लोग बात करेंगे ही। अब सिराक्यूज ओंडीन को लेकर शहर आता है
और सभी लोग उसे घूरते हैं। सिराक्यूज उससे कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की का आना एक बहुत बड़ी बात है। वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है और जैसे ही वो कपड़े ट्राई करती है, लोग बाहर भीड़ लगाकर देखने लगते हैं। इस बीच सिराक्यूज और एनी बात करते हैं कि कैसे उसने ओंडीन को सील रॉक के पास पकड़ा था, जो कि मतलब बनाता है क्योंकि वो एक सेल्की है। एनी और ओंडीन पुराने घर में है। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता, ओंडीन उसे सिखाने का फैसला करती है। जैसे ही वो उसे सिखा रही होती है, उसे पानी में कुछ नजर आता है और वो जल्दी से एनी को बाहर ले आती है। फिर वो पानी में डुबकी लगाती है और उस चीज को पकड़ लाती है। एनी पूछती है कि क्या ये उसकी सील कोट है और ओंडीन झट से हामी भरती है और कहती है कि हमें इसे गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 सालों तक जमीन पर रह सके। एनी को ये आइडिया पसंद आता है। फिर दोनों उस चीज को गाड़ देते हैं और ओंडीन एनी से वादा लेती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि ये कहा है। अगले दिन एनी, ओंडीन और सिराक्यूज समुद्र के पास जाते हैं, जहां एनी सिराक्यूज को समझाती है कि ओंडीन 7 साल तक एक इंसान के साथ रह सकती है जब तक कि उसका सेल की पति उसे वापस लेने नहीं आता। एनी ये भी बताती है कि सेल की इच्छाएं पूरी कर सकती है। ओंडीन एनी से कहती है कि वो सेल की नहीं है और उसे ये सब बंद करना चाहिए। इस बीच एक अजनबी काले बालों वाला आदमी शहर में आता है और किसी खास इंसान को ढूंढ रहा होता है। एनी ओंडीन के इस दावे को टेस्ट करने का सोचती है कि वो सेल की नहीं है, इसलिए वो पानी में कूद जाती है। ओंडीन फौरन उसके पीछे कूदकर उसे बचा लेती है और एनी की सेल की वाली मान्यता और भी मजबूत हो जाती है। बाद में सिराक्यूज एनी को उसके घर छोड़ता है और उसकी मां बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी शहर में ओंडीन को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसका असली नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा है। सिराक्यूज और ओंडीन घर पहुंचते हैं और ओंडीन उससे पूछती है कि लोग उसे सर्कस द क्लाउन क्यों कहते हैं। सिराक्यूज बताता है कि वो पहले बहुत शराब पीता था और अजीबोगरीब हरकतें करता था। ओंडीन पूछती है कि उसने शराब क्यों छोड़ी और वो बताता है कि एक दिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी है और उसकी मां शराब के नशे में बेसुध है। तभी उसने तय किया कि कम से कम एक इंसान को होश में रहना होगा ताकि वो एनी का ख्याल रख सके, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया और वो सिर्फ एक मामूली मछुआरा होने के कारण सरकार ने एनी की कस्टडी भी उसे नहीं दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसा कि ऐसे मौकों पर होता ही है। सिराक्यूज चर्च में वापस आता है फिर से कन्फेस करने। वो फादर को बताता है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि ओंडाइन उसे खुशकिस्मती ला रही है और अब वो उम्मीद करने लगा है, लेकिन उसे डर है कि ये सब या तो किसी शानदार चीज की तरफ ले जाएगा या किसी बहुत बुरी चीज की तरफ। चर्च के बाहर वो काले बालों वाला आदमी सिराक्यूज का इंतजार कर रहा है और उससे पूछता है कि उसने उस औरत को क्या नाम दिया है जो उसे समुद्र में मिली। सिराक्यूज जवाब देने से इनकार कर देता है। अगले सीन में ओंडाइन सो रही होती है, तभी वो घर के बाहर हेडलाइट्स देखती है। उसे एहसास होता है कि ये वही काले बालों वाला आदमी है और वो जल्दी से भागकर छुप जाती है। उधर सिराक्यूज अपनी बेटी एनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट के बाद घर छोड़ने आता है, लेकिन घर बंद है। चाबियां उसकी बीवी के पास है जो किसी बार में है। सिराक्यूज के पास कोई चारा नहीं बचता तो उसे एनी को अपनी बीवी के पास ही छोड़ना पड़ता है, भले ही वो ऐसा नहीं चाहता। सिराक्यूज घर लौटता है और पाता है कि घर बुरी तरह से तहस-नहस है। उसे ओंडाइन की फिक्र होती है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार उसे ओंडाइन छुपी हुई मिलती है और वो पूछता है कि हुआ क्या है। ओंडाइन कहती है कि वो सिल्की हस्बैंड वापस आ गया है जिसे एनी ने बताया था और अब वो उसे ले जाने आया है। सिराक्यूज पूछता है कि वो उसे सीधा जवाब क्यों नहीं दे देती। ओंडाइन कहती है इतना आसान नहीं है। मजाक में सिराक्यूज कहता है कि अगर ओंडाइन वाकई में ख्वाहिशें पूरी कर सकती है तो वो क्यों नहीं उसे कहती कि चला जाए, लेकिन ओंडाइन जवाब देती है कि उसकी ख्वाहिश है कि एनी अब बीमार ना रहे। सिराक्यूज अपनी ख्वाहिश बताता है कि ओंडाइन हमेशा उसके साथ रहे। एनी की मां उसे घर ले जा रही होती है, लेकिन वो नशे में है और वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। सामने से वही काले बालों वाला आदमी निकलता है। उसकी मां का बॉयफ्रेंड एलेक्स गाड़ी के शीशे से बाहर उड़कर सीधा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है।
साइराक्यूज और ओंडाइन वहां आ जाते हैं और साइराक्यूज तुरंत अपनी बेटी की हालत देखने अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास एक डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि वो एनी के लिए मैच करता है। एनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है। इस बीच ओंडाइन उस काले बालों वाले आदमी से मिलती है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैरकानूनी काम में फंसे हुए हैं। साइराक्यूज एलेक्स के जनाजे में पहुंचता है और अपनी एक्स वाइफ की व्हील चेयर को धक्का देता है। दोनों वेक में जाते हैं जहां उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि एलेक्स की इज्जत के लिए उसे ड्रिंक करना चाहिए। साइराक्यूज नहीं चाहता लेकिन आखिरकार पी ही लेता है। उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर में है एनी को उसी के पास रहना चाहिए, लेकिन उसे ओंडाइन को छोड़ना होगा। वो कहती है कि ओंडाइन पहले तो खुशकिस्मती लाती है लेकिन फिर सब कुछ बदकिस्मत बना देती है। साइराक्यूज पूरी बोतल पीकर घर आता है और नशे में ओंडाइन को अपनी बोट पर ले जाता है और उसे सील रॉक पर छोड़ देता है। वो उसे बैठा देता है और बहाना बनाता है कि वो बोट से दूसरी बोतल लेने जा रहा है, लेकिन असल में वो उसे अकेला छोड़कर जा रहा होता है। ओंडाइन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा तो कहने दो, लेकिन साइराक्यूज सुनता ही नहीं। वो कहता है कि उसका और ओंडाइन का ताल्लुक नहीं बन सकता, उसे यहां रहकर सील्स के लिए गाना गाना चाहिए। सिराक्यूज अगली सुबह एक पेड़ पर जागता है जहां फादर उसे नीचे उतारने में मदद करता है। फादर उसे कहता है कि उसे अच्छी किस्मत कबूल करने में बहुत दिक्कत होती है। कहता है कि दुख में जीना आसान है लेकिन खुश रहना मेहनत मांगता है। सिराक्यूज अस्पताल से एनी को लेने जाता है और उसे घर लाता है। एनी उससे पूछती है कि ओंडाइन कहाँ है, तो सिराक्यूज कहता है कि उसके हस्बैंड उसे वापस ले गए। एनी कहती है कि वो वापस आएगी क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जो उसका है। सिराक्यूज पूछता है कि वो क्या कह रही है, पर एनी मना कर देती है बताने से। अगले सीन में एनी टीवी देख रही होती है जब एक चैनल पर एक बैंड का कॉन्सर्ट दिखाया जाता है। सिराक्यूज उस गाने को पहचानता है, वही गाना जो ओंडाइन ने उसकी बोट पर गाया था। उसे समझ आता है कि ये एक असली गाना है, मतलब कि ओंडाइन भी असली इंसान है, कोई सेल की नहीं। वो भागता है उसे ढूंढने और उसे सील रॉक पर पाता है। वो उससे सच बताने को कहता है। ओंडाइन कहती है कि वो एक कैदी है और एक ड्रग म्यूल है रोमानिया से। वो डार्क हेड आदमी व्लादिश है जो उसके साथ था जब दोनों को आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ा था। व्लादिश ने उसे मजबूर किया कि वो ड्रग्स लेकर तैर कर भाग जाए। वो एक अच्छी तैराक है, लेकिन आयरिश लहरों में वो डूबने ही वाली थी जब सिराक्यूज ने उसे बचाया था। सिराक्यूज उससे उसका असली नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम जोआना है। फिर सिराक्यूज और जोआना घर आते हैं तो देखते हैं कि व्लादिश वहां पहले से मौजूद है। व्लादिश और उसका साथी सिराक्यूज और एनी को मारने की धमकी देते हैं जब तक कि जोआना ड्रग्स का ठिकाना नहीं बताती। जोआना व्लादिश को उस जगह ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छिपाए थे, लेकिन वहां पहुंचकर पाती है कि वो गायब है। एनी बताती है कि उसने जोआना की सील कोट हटा दी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढे और उसे वापस जाना पड़े। जोआना वादा करती है कि अगर एनी उसे बताती है कि कोट कहाँ है तो वो नहीं जाएगी। एनी बताती है कि उसने कोट को लॉबस्टर पॉट में रखा है। सब बोट पर जाते हैं और जैसे ही व्लादिश लॉबस्टर पॉट को ऊपर खींचता है, जोआना रस्सी का इस्तेमाल करके उसे और उसके साथी को पानी में धकेल देती है। दोनों तैर नहीं सकते और डूब जाते हैं। इसके बाद पुलिस आकर जोआना को हिरासत में ले लेती है, जबकि सिराक्यूज और एनी घर जाते हैं। फिर सिराक्यूज चर्च में फिर से कन्फेशन करने आता है। वो बताता है कि जोआना अगले हफ्ते जज के सामने पेश हो रही है और चूंकि वो नॉन नेशनल है उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पर अगर वो नेशनल बन जाती है तो वो रह सकती है, पर उसके लिए किसी को उससे शादी करनी होगी। पादरी मुस्कुराते हुए कहता है, तो वो कौन होगा? अगले सीन में एनी जोआना को ब्राइड ड्रेस में मदद कर रही होती है और सिराक्यूज खुद एक शानदार सूट में आता है। तीनों बोट पर चढ़ते हैं और शादी की तरफ बढ़ते हैं। टाउन के सारे मछुआरे देख रहे होते हैं जैसे सिराक्यूज अपनी बेहद खूबसूरत समुंदर की परी जैसी होने वाली बीवी को चूमता है।